हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और जेई मेन सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स जेई मेंस पीवाई। मॉडर्न फिजिक्स एक हाई वेटेज टॉपिक है बेटा, चैप्टर है जिसमें से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 170 नहीं, ये इससे भी ज्यादा हो जाएंगे, 180 क्वेश्चंस हैं 2023 टू 2026 जैन अटेम्प्ट, आधा है वो। तो 3.5 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली 180 क्वेश्चंस हैं। तो इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एटम्स, उसकी वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड इस वीडियो में है 70 क्वेश्चंस। जो एटम की वीडियो थी उसमें कितने थे? 55। इसमें कितने हैं? 70 क्वेश्चंस। और जो न्यूक्लियाई की वीडियो आएगी उसमें भी अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन है? 55 क्वेश्चंस हैं। तो इसको हमने तीन पार्ट में स्प्लिट कर दिया है सो दैट बच्चा भी इसको 1 या 2 घंटे की एक वीडियो बन रही है। एटम की भी 2 घंटे, सवा 2 घंटे की थी। मॉडर्न की भी 70 क्वेश्चंस हैं, बट ये 2 सवा 2 घंटे में कंप्लीट हो जानी चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। वो तो रिकॉर्ड करने के बाद पता चलेगा। और न्यूक्लियाई की भी 1.5-2 घंटे की वीडियो बनेगी। तो आप इसे शिफ्ट में, एक दिन एटम देखिए, दूसरे दिन आप इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डुअल नेचर एंड तीसरे दिन आप न्यूक्लियाई करेंगे। तो 1-1.5 घंटे की वीडियो देखेंगे। फिर जो इसकी पीडीएफ है, जो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अटैच है ब्लैंक क्वेश्चन की, जिसपे कोई आंसर कोई सोल्यूशन नहीं है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक खुद से हाथ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप कंपटीशन में बैठकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा सॉल्यूशन वीडियो भी, सॉल्यूशन की पीडीएफ भी अटैच है। वहां पर अगर आप चाहें जिस क्वेश्चन में अटके वो पीडीएफ वहां से देख सकते हैं। फिर अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है, आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में देखने के 2-3 एडवांटेज हैं। पहला, आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है अगर आप किसी क्वेश्चन में अटकते हैं। दूसरा, किसी किसी क्वेश्चन के मल्टीपल मेथड हैं, वो कैसे लगते हैं। तीसरा, कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। आपके पास कुछ लेंथी कैलकुलेशंस हैं, कंपटीशन में बैठ के कैसे आप उसके आंसर तक जाएंगे, कैसे अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया जाता है। चौथा, जो मेन एडवांटेज होता है कि आपने किसी क्वेश्चन को किसी तरीके से सोचा, सॉल्व किया। जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको पता चलता है क्या मैंने भी ऐसे ही किया था, जब टीचर ने किसी और मेथड से बताया। उससे आप मल्टीपल मेथड सीख सकते हैं। अगर आपने पहले सॉल्व कर रही है तो वीडियो 2 घंटे की है तो आप आधे घंटे में कर सकते हैं। उसको 4x पे करिए, 2x पे करिए, फटाफट से देख लीजिए कैसे सॉल्व किया है। जहां पर अलग हो वहां पर आप उसको 1x पे करके आराम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं जहां भी आपके डाउट आएंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या कह रहा है? जैसे कि आप लोगों ने कहा था सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं है, फोटो, हम पहले थोड़ी सी थ्योरी बताएंगे जो न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, जो चैप्टर की है। इसकी वन शॉट क्विक रिवीजन वीडियो हम पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और यहां पर भी थोड़े थोड़े फॉर्मूलाज आपको बता रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में आए कि हाँ, ये क्वेश्चंस में ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया है बेटा। जैसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन के क्वेश्चन है, फिर जो है वर्क फंक्शन के हैं, फिर हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन के हैं, फिर डी ब्रोगली के हैं। इसीलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है। सिर्फ रिकॉर्ड करने की मेहनत नहीं है, फाइल बनाने की भी मेहनत है। क्लियर है? इसीलिए एक दिन में या 2 दिन में एक ही वीडियो हम आपको दे पा रहे हैं। बट कॉन्फिडेंस रखिए कि मार्च में हम ज्यादातर चैप्टर के जेई मेन पीवाईक्यू आप तक पहुंचा देंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में हमारे पास सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो क्या कह रहा है? एनर्जी। एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू या एच एफ। मैं फ्रीक्वेंसी को एफ लिखता हूं क्योंकि वेलोसिटी के लिए वी यूज करते हैं, और ये न्यू जब बच्चे नोटबुक में लिखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता वी लिखा है या न्यू लिखा है। ओके, तो ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी है। या फिर हम इसको लिखते हैं एच सी बाई लैम्डा। मोमेंटम क्या होता है फोटोन का? एनर्जी बाई सी, एच बाई लैम्डा। क्योंकि इसको सी से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? एच बाई लैम्डा। एच सी की वैल्यू
एसआई यूनिट में एच आपको पता है, सी पता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में काफी बार इन क्वेश्चन में यूज होता है, तो 1240 यहां पर देखिए 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर या फिर 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, मेनली यही यूज होता है। कहीं कहीं ये 42 दिया होगा, कहीं 35 दिया होगा, कहीं 40 दिया होगा, तो थोड़ी सी वेरिएशन होती है कि ज्यादा बड़ी वेरिएशन नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पावर, पावर क्या होती है बेटा? एनर्जी पर यूनिट टाइम। एक फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, तो कितने फोटोन पर सेकंड स्ट्राइक करेंगे, दैट गिव्स अस पावर। नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड या फिर नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकंड गिव्स द पावर। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या थी? पावर, तो पावर अपॉन एरिया को क्या बोल दोगे? इंटेंसिटी। प्रेशर, जब हमारे पास ये जो रेडिएशंस हैं किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे, ईएमडब्ल्यू, ईएम वेव में भी ये क्वेश्चन आते हैं और यहां पर भी, तो पावर प्रेशर क्या होता है? 2I/c जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, नॉर्मल इंसिडेंस हो। 2I cos θ/c जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और इंसिडेंस किसी एंगल पे हो। ये थीटा किसके साथ होता है? नॉर्मल के साथ। I/c अगर अब्सॉर्बिंग सरफेस हो। पार्शली रिफ्लेक्टिंग हो तो 1 + R I/c होता है। ये हमने जो वन शॉट वीडियो थी क्विक रिवीजन, उसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में आपको बताया हुआ है, तो उसको देख सकते हैं। ये सिर्फ एक क्विक रिकैप है कि ये फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे। फोर्स लिखनी हो तो प्रेशर इनटू एरिया कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। 70 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये 2026 का है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही हमने पहले 2023 से 2025 की वीडियो ही स्टार्ट करी थी, ये सीरीज स्टार्ट करी थी, बट आपने कहा सर 26 के भी कर दीजिए, तो 26 के भी हमने जो है इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ इक्वल एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, क्या पूछ लिया बेटा? एन पूछ लिया, बाय 6 मिलीवॉट, यानी कि पावर दे दिया आपको, वेवलेंथ दे दी 663, और यहां पर अगर आप देखें तो एच भी 6.63 दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा, तो ये सी दे दिया। तो हमारे पास पावर किसके बराबर होती है बेटा? पावर हमारे पास होती है, पावर होती है एन एच सी बाय लैम्डा। पावर कितनी है बच्चों? 6 मिलीवॉट। नंबर हमें फाइंड करना है, एच कितना है? 6.3 10⁻⁻34। स्पीड कितनी है बेटा? 3 × 10⁻8। वेवलेंथ कितनी है बेटा? 663 10⁻⁻। अब अगर आप देखें तो ज्यादातर ये कैलकुलेशन इस तरीके से दी होती है कि ये आपस में कट गए। अब हमें एन लिखना है, एन लिखना है तो इधर क्या था? 6 × -3, यहां से क्या आ जाएगा? -7, इन दोनों से क्या आ जाएगा बेटा? -7 डिवाइड बाय ऊपर क्या बच गया? 3, और पावर कितनी बच गई? -26, -34 + 8 26 बच गई बेटा। क्लियर है? अब अगर आप देखें तो ये 2 है, 2, और ये हमारे पास -10, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +60। ये समझ में आया? भी ऊपर क्या है? -10, नीचे क्या है? -26। जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻16 हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर ही हमारे पास राइट ऑप्शन है, बन रहा है। ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे। 2 सोर्सेज ऑफ लाइट एमिट पावर दिस, 2 सोर्सेज हैं, दोनों की पावर सेम है। नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ विजिबल लाइट एमिटेड बाय ईच सोर्स हैविंग वेवलेंथ दिस रिस्पेक्टिवली। अगर बेटा पावर सेम है तो नंबर ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करेंगे? वेवलेंथ पे डिपेंड करेंगे। किस पे डिपेंड करेंगे बेटा? वेवलेंथ, क्योंकि एच सी कॉमन है। तो अगर आपने वेवलेंथ नंबर ऑफ फोटोन्स की रेशियो निकालनी है तो ये क्या आ जाएगी? सिंपल λ1 बाय λ2। तो क्या आ जाएगा? 300 नैनोमीटर बाय 500 नैनोमीटर, कट जाएगा, तो 3/5 हमारे पास आंसर बन जाएगा। आपको ऑप्शन का ध्यान रखना है बेटा, 5/3 भी यहां पर अवेलेबल है, 3/5 है, तो रेशो लेने में गलती नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, पावर दे दी बेटा, हाउ मेनी फोटोन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज इमिटेड।
पहले वेवलेंथ के ऊपर था, अब ये किसके ऊपर है? फ्रीक्वेंसी। तो पावर का फॉर्मूला क्या था? NHF। पावर कितनी है बेटा? 2 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितने? देश। H कितना है? 6.63 इंटू 10⁻34। ये तो वैल्यू याद भी होनी चाहिए, डिपेंड करता है, कभी कभी हम 6.6 ले लेते हैं, कभी कभी 6.63 ले लेते हैं। इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 6 इंटू 10⁻14। अब n लिखेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 8 1 आ गया, 636 7 आ गया, 339। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 40 हो जाएगा बेटा। ये कितना बच गया? -20। तो ये हमारे पास 2/40 और ये बच गया 70। अब अगर आप देखें तो दो इसको जीरो दे दीजिए बेटा, 2 जीरोस दे दीजिए, कितना बचेगा? 10⁻15। तो ये हमारे पास कितना बच गया? 5 इंटू 10⁻15 अप्रोक्सीमेटली। क्लियर बात? तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप द टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू अ सरफेस इन टाइम t। टोटल एनर्जी इतनी दी गई है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस फॉर द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। अब समझिए इस बात को, क्या कह रहा है कि ये सरफेस है, इसको इतनी एनर्जी दे दी बेटा E, तो उस एनर्जी के साथ मोमेंटम एसोसिएटेड कितना था? E/c। तो अगर ये एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली तो ये मोमेंटम भी तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। जब रेडिएशन ट्रांसफर होती है, फॉल करते हैं, तो वो प्रेशर कैसे एग्जर्ट करती हैं? मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से ही प्रेशर एग्जर्ट करती हैं बेटा। तो मोमेंटम कितना आ जाएगा? सिंपल आपको एनर्जी बाय सी करना था, 6.48 10⁻5। मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा बेटा 216 इंटू 10⁻³ जो भी SI यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड बेटा। क्लियर बात? तो क्या आंसर बन जाएगा? सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा। आगे बढ़ते हैं। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ पल्स पावर दिस, ड्यूरेशन दिस, अज्यूमिंग स्पीड ऑफ लाइट टू बी दिस। ये तो यही है, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मोमेंटम रिमेन कंजर्व बेटा। तो एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो पार्टिकल है ये मूव करना शुरू कर देगा। मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। तो पार्टिकल का बॉडी का मोमेंटम किसके बराबर होगा? जो लाइट इसने एब्जॉर्ब की है। तो दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा? सेम। कितना होगा? अभी अभी हमने देखा एनर्जी बाय स्पीड होता है, इस लाइट के पास मोमेंटम कितना था? एनर्जी बाय स्पीड। ये मोमेंटम इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये पार्टिकल अब इतने के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है बेटा? तो बेटा एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? पावर। पावर कितनी है हमारे पास? 20 मिलीवॉट, ये गिवन है ना आपको यहां पर। इनटू टाइम कितना है? पावर इनटू टाइम 300 नैनोसेकंड, 300 नैनोसेकंड। स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸। मेरा साथ देंगे बेटा, तो क्या होगा यहां पर? ये 3 से 3 कट जाएगा 100। तो क्या बच गया बेटा? ये मोमेंटम कितना बच गया? ये बच जाएगा 20 इंटू पावर कितनी बच गई? ऊपर देखिए कितनी थी? -12 -10 8 ये चली गई तो -18। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻7। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, a source of electromagnetic radiation having power this produce this photon per second, the radiation belongs to spectrum। अब अच्छे क्वेश्चन बच्चों को फंसा देते हैं बेटा। अगर हमें स्पेक्ट्रम डिसाइड करना है तो हमने जो EM वेव चैप्टर है उसमें वेवलेंथ की रेंज हमने देखी थी हर एक रेडिएशन के लिए। तो यहां आपको वेवलेंथ फाइंड कर लेनी है। EM वेव का जल्दी ही वन शॉट आने वाला है, उसमें मैं आपको बताऊंगा आप वेवलेंथ रेंज कैसे याद रख सकते हैं बेटा। अभी के लिए अगर हम बात करें तो पावर कितनी है? 15 इंटू 10⁻3। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड 16, hc बाय लैम्डा।
अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो लैम्डा हमें फाइंड करना है 10⁻16। यहां देखिए अब h की वैल्यू क्या दे दी, 6 इंटू -34, यहां 3 इंटू 10⁻8 ना भी देते ये तब भी हमें कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था। हम h की वैल्यू 6.63 पुट करते तो 3 से मल्टीप्लाई करके वो 20 आ जाता है ना, 6 से मल्टीप्लाई करके 40 लिखा था ना थोड़ी टाइम पहले। तो ये हमारे पास देखिए ये 5 हो गया, ये 6/5 हो गया बेटा। अब अगर हम पावर देखें तो ये कितनी है 16, ये 8, 24 प्लस का ये -34 है तो ये -10 बच गया बेटा, डिवाइड बाय 10⁻³ है। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, एंगस्ट्रॉम में लिख लेते हैं तो ये बच गया, एक सेकेंड, हाँ 6/5 क्या हो जाएगा बेटा 1.2, क्या हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाय 10⁻³ एंगस्ट्रॉम, तो ये आएगा 0.0012 एंगस्ट्रॉम। अब आप देख सकते हैं ये जो स्मॉल वेवलेंथ है ये किसके लिए होती है बेटा, ये हमारे पास किसके लिए होती है, ये हमारे पास होती है गामा रेज के लिए। किसके लिए होती है बेटा, गामा रेज, ठीक है, एक्सरे से भी छोटी गामा रेज, क्योंकि एक्सरे की रेंज कितनी थी 0.01 टू 10 एंगस्ट्रॉम बेटा, ये उससे भी छोटी है, तो उससे छोटी क्या होती है बेटा गामा रेज हमारे पास होती है। और एक्सरे यहां दिया भी नहीं, कंफ्यूजन के लिए आपको गामा और एक्सरे साथ में नहीं देता क्योंकि इनके बीच में कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है, तो इसीलिए या तो गामा दिया होगा या एक्सरे, जब हमारे पास वेवलेंथ इतनी छोटी होगी। ज्यादातर इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, या तो गामा के ऊपर, या अल्ट्रावायलेट के ऊपर, या फिर विजिबल, तो या फिर एक्सरे। तो एक्सरे और गामा जब ये डेसिमल में चला जाए एंगस्ट्रॉम, अल्ट्रावायलेट जब ये 100-200 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो, विजिबल 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया बेटा। एक्सर्टेड बाय 450 वॉट लाइट सोर्स ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। तो बाय डिफॉल्ट मैं सोर्स को पॉइंट सोर्स ले लूंगा बेटा। जब ये 2 मीटर अवे किसी सरफेस के ऊपर बात कर रहा है तो ये जो मैं रेडिएशन इमिट करूंगा बेटा ये कितने एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगी। एक बल्ब है यहां पर लगा दिया पॉइंट सोर्स, वो सभी डायरेक्शन में 3 डायमेंशनली एनर्जी एमिट करता है। तो ये जो रेडिएशन है ये कितने एरिया के ऊपर बटेंगी बेटा 4πr²। ये स्फेरिकल सरफेस 3 डायमेंशनल सभी डायरेक्शन में ये बटेंगी। तो जब मैं यहां पर प्रेशर लिखूंगा तो प्रेशर कैसी सरफेस है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो मैं क्या लिखूंगा 2I/c। आई को मैं क्या लिख सकता हूं, पावर अपॉन एरिया। आई को हमने क्या लिखा था, पावर अपॉन एरिया। तो बेटा यहां से अगर हम प्रेशर देखें, पावर कितनी है 450, सी कितना है 3 इंटू 10⁸, एरिया कितना है 4π इंटू 2 का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं बेटा। अगर हम मेरा साथ दें तो ये हमारे पास ऐसे कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 150 10⁻⁻8, नीचे बचेगा, ये बच गया 8π। ओके, नीचे बचेगा 8π। अब अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में जाऊं तो 8π इज नियरली 25, इसको काट दीजिए बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 इंटू -8 पास्कल। जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था, इस वीडियो सॉल्यूशन देखने का फायदा क्या होता है, फायदा यही होता है कि आप इस तरीके की कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। कभी कभार बच्चे बैठ के पाई को मल्टीप्लाई करते रहेंगे 8 इंटू 3.14, अपना टाइम गवा देंगे। तो बेटा ये टाइम कंपटीशन में बड़ा वैल्यूएबल होता है। हर 10 सेकंड, हर 15 सेकंड जो आप एक कैलकुलेशन में बचाएंगे, दूसरे क्वेश्चन में सोचने में टाइम मिल जाएगा। जो धड़कन है वो तेज नहीं होगी, जो नर्व्स है वो फास्ट नहीं होंगी, और एंजाइटी फील नहीं होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा एट नॉर्मल इंसिडेंस है। तो सिंपल I/c लगेगा, प्रेशर, फोर्स दे दी, इंटेंसिटी यहां पर देखिए 360 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द लाइट एनर्जी फ्लक्स। ये बच्चे को कंफ्यूज करता है, यार ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नहीं है,
नहीं है, यूनिट को देखना है। यूनिट किसकी है? पावर अपॉन एरिया, यानी कि ये क्या गिवन है हमें? इंटेंसिटी गिवन है बेटा। क्या गिवन है बेटा? हमें इंटेंसिटी गिवन है। तो ये हमारे पास, मैं क्लास में स्पेशली ये नोट एक क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि कई बार ये फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? इंटेंसिटी है। इस क्वेश्चन में ये खास बात थी। फिर हमें टाइम दिया हुआ है बेटा, एरिया सरफेस का निकालना है। तो फोर्स, फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या होगा? आई अपॉन सी। तो ये जो टाइम दिया है बेटा, इसका हमें कोई यूज नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आई दे रखा है, सी दे रखा है, फोर्स दे रखा है। तो टाइम का यहां पर कोई भी यूज नहीं है। मेरा साथ देंगे बेटा। फोर्स कितनी दे रखी है आपको? 2.4 10⁻⁻⁴। इंटेंसिटी कितनी दे रखी है? ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ऊपर चला जाएगा 10⁻⁴ पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि नीचे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? -4 मीटर स्क्वायर। तो ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 360 इंटू 10⁻⁴। सी कितना है? 3 इंटू 10⁸। ये क्या आ जाएगा बेटा? एरिया। समझे? यहां पर इसको काट देते हैं, ये 120 है। तो एरिया क्या बचा बेटा? ये बचा 2.4 10⁻⁻⁴। ये ऊपर चला गया 10⁸, नीचे आ गया 120 इंटू 10⁴। अब अगर आप देखें तो ये पावर सारी कट जाएंगी। 12 पे गया, ये 10, ये 0.2, तो ये डिवाइड कर दिया तो 0.02 मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर बन जाए। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता बेटा तो ये क्या बन जाता? 0.02 इंटू 10⁴। तो आप इसको 200 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते थे। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरीके के आंसर फॉर्मेट में आंसर दिया गया है। तो यहां मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर था, सेंटीमीटर का स्क्वायर था, तो यहां पर आंसर सेंटीमीटर में भी हो सकता था। जो हम क्वेश्चन में कभी कभार वैल्यूज चेंज करके देते हैं तो वो इस तरीके से भी कर देते हैं बेटा। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एक जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस्ड। ये जेई मेन वालों के लिए भी बढ़िया है और नीट वालों के लिए, जो नीट वाले बच्चे जेई मेन की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ही मेनली करते हैं। समझ रहे? अगर ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछ लिया जाए, जब आगे चलकर इस वीडियो में देखेंगे, अगर आपने नीट पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, कोई नीट एस्पिरेंट वीडियो को देख रहे हैं बेटा, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन सेम है जो नीट में आ चुके हैं, कभी पहले तो कभी बाद में। तो जेई मेन और नीट का क्वेश्चन बैंक बढ़िया सेम है। ट्रिकी क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन दोनों में कॉमन ही पूछे जाते हैं बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर ये जेई मेन की फिर अटेम्प्ट में आ गया, अप्रैल अटेम्प्ट में, या आगे आने वाले सालों में, या फिर नीट में आ गया, तो बच्चे जिसने पहले ये किया होगा सिर्फ वही बच्चा पेपर में ये कर पाएगा। अदरवाइज इसे डायरेक्ट पेपर में सोच पाना, कर पाना उतना भी आसान काम नहीं है। तो मेरा साथ देंगे, स्टेप बाय स्टेप डिटेल सॉल्यूशन यहां पर आपको बताऊंगा बेटा। क्लियर है? तो साथ दीजिए। क्या कह रहा है? अ स्मॉल मिरर ऑफ मास m is suspended by a massless thread of length L। एक स्मॉल मिरर है जिसकी लेंथ, जिसका मास m है, वो हमने एक थ्रेड के साथ लटका दिया। ओके, एक थ्रेड के साथ हमने उसको लटका दिया। A small angle through which the thread will rise। कौन सा एंगल बेटा? स्मॉल। तो एंगल क्या है? स्मॉल है। will be deflected when a short pulse of laser of energy E। एक शॉर्ट पल्स ऑफ लेजर जिसकी एनर्जी E है वो इसके ऊपर टकराएगी। टकराएगी तो मिरर है तो रिफ्लेक्ट भी होगी बेटा, मिरर है ना, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये मोमेंटम कितना इंपार्ट करेगी? मोमेंटम इंपार्टेड कितना होगा बेटा? ये होगा 2E/c, क्योंकि हमारे पास एनर्जी कितनी थी? E। तो मोमेंटम चेंज, इसका मोमेंटम कितना था? E/c, E/c। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? E/c। इनिशियल कितना था? ऑपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए चेंज कितना है? 2I/c।
अब मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। जितना चेंज हुआ होगा उतना ही मोमेंटम उसने इंपार्ट किया होगा, उतनी ही इंपल्स इंपार्ट की होगी। तो अब ये मिरर का मोमेंटम कितना आ गया बेटा, 2e/c आ गया। तो अब अगर मिरर का मोमेंटम ये आ गया तो मिरर के पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी हो जाएगी मोमेंटम बाय मास 2e/m/c, ये वेलोसिटी आ गई। अब जब हमारे पास, हमने ये पढ़ा है सिंपल पेंडुलम में एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। अब मैं इसको स्मॉल मिरर है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेता हूं। जब इसके पास वेलोसिटी v हो तो ये कितने एंगल तक राइज करेगा बेटा, कितने एंगल तक राइज करेगा, थीटा। थीटा एंगल तक राइज करेगा, यहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये वाली हाइट कितनी राइज हो गई, h। तो एनर्जी कंजर्वेशन से आप इसको क्या लिख लेते हैं बेटा, mgh, तो वेलोसिटी आ जाती है √2gh। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है। डायरेक्ट भी आपको पता होगा कि अगर आपने v वेलोसिटी दी तो कितनी हाइट तक जाएगा, √2gh तक जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई, मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए ऐसे लिख दिया। अब h किसके बराबर होगा, ये लेंथ l थी, तो ये वाली लेंथ कितनी होती है, l cos थीटा। टोटल कितनी थी, l। तो h किसके बराबर है बेटा, हमें थीटा निकालना है, तो मैं यहां पर एक बार स्क्वायर कर देता हूं, v²/2g। मैं एक बार इसको ऐसा लिख लेता हूं, h क्या हो जाएगा, l - l cos। क्या ये बात समझ में आई बेटा, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। h की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, यहां पर लिख लेते हैं, आप थोड़ा सा इधर ले आते हैं इसको। तो अब अगर आप देखें तो v²/2gl, ये क्या बचेगा, 1 - cos। v की वैल्यू क्या थी, ये वाली, ये बाद में पुट कर लेंगे अभी। तो 1 - 2 cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 sin² θ/2। अब ये मत कहना यार ये तो मैथ लग रहा है, नीट वालों के काम का नहीं है। अरे भाई ये वेक्टर से स्टार्ट हो जाता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में 1 - cos थीटा को 2 sin² θ/2 लिखते हो, और बहुत सारे चैप्टर में लिखते ही आ रहे हो। जब ये हमारे पास एंगल स्मॉल होगा तो sin θ/2 को क्या लिखा जा सकता है, sin थीटा। जब एंगल स्मॉल होता है तो ऐसे लिख लिया जाता है बेटा, तो ये आ जाएगा θ²/4, 2 से काट देंगे तो ये 2 बच जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब ये 2 किसके बराबर था, v²/2gl, 2 से 2 काट दो बेटा, तो थीटा किसके बराबर आ गया, v/√gl। ये बात समझ में आई। अब हमारे पास अगर आप देखें तो v किसके बराबर है, v है 2e/mc। v कहां था बेटा, यहां था, ये रहा v। v कहां था, यहां दिख रहा आपको, ये v है बेटा, 2e/mc, और अंदर क्या रह गया, g है। तो ध्यान से देखिए, यही हमारे पास इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग सकता है कि लेंथी है, लेंथी नहीं है, सोचने में टफ है। और ऐसे क्वेश्चन कभी कभार जो सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं, रैंक को डिसाइड करते हैं, ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आते हैं और जेईई मेन के क्वेश्चन तो ये हैं ही। क्लियर है बेटा, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। ओके, और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, और ये पता लगा हो कि हाँ भाई इसी वजह से तो जेईई मेन करते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, इसके ऊपर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले। 9 क्वेश्चन हो गए हैं, 70 क्वेश्चन हैं, आधा घंटा निकल गया है, बट डोंट वरी कि इसी रेशो में ये टाइम निकलेगा। आगे क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं, फटाफट हो जाएंगे। तो 2 घंटे में हमारा टारगेट है कि इस वीडियो को कंप्लीट करना है, यानी कि 1.5 घंटा 1.5 आवर्स और हमें लगाने हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर व्हेन इंसिडेंट एनर्जी, जब इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। वर्क फंक्शन क्या होता है, hc/λ0 hf0। लैम्डा नॉट क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ इससे कम होगी तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। एफ नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर, यानी कि इंसिडेंट लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होगी तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा बेटा। क्लियर है? क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर बेस किस तरीके से आ रखे हैं बेटा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल विद वर्क फंक्शन इज दिस। सीधा फ्रीक्वेंसी पूछ ली बेटा, वर्क फंक्शन क्या है, एच एफ नॉट, तो एफ नॉट किसके बराबर आएगा 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय एच की वैल्यू आपको पुट करनी है बेटा, एच की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, 1.6 माइनस 19, ये जूल हो गया, डिवाइड बाय एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। घबराने की जरूरत नहीं है, ये एग्जैक्टली कट जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा 1.6 10⁻15 हर्ट्ज बच जाएगा। तो क्या आंसर बचेगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन। ध्यान देना है, धोखे से बचना है बेटा, धोखे से बचना है। ये 1.6, ये 16 है, ये 1.6 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज दिस, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन कॉज द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो मैक्सिमम जो इंसिडेंट एनर्जी है, वेवलेंथ है, वो किससे कम होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से। तो थ्रेशोल्ड किसके बराबर होगा, थ्रेशोल्ड होगा hc/5। अब अगर हम देखें तो वर्क फंक्शन हमें दिया है, hc की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। वर्क फंक्शन क्या है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कट गया बेटा। अब इसके आसपास ले सकते हैं, अगर मुझे एग्जैक्ट काटना है 3 पे तो मैं इसको क्या ले लूंगा 2, तो ये 3 पे एग्जैक्ट कट जाएगा, कितना हो जाएगा 14 नैनोमीटर। तो हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू बेटा, 414 नैनोमीटर हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, जहां तक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकती है। क्लियर है? वेवलेंथ इससे कम होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से, फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा। द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर टू मेटल सरफेसेस हैविंग वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का, पहले की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी बेटा hc/5a, दूसरे की क्या होगी बेटा hc/5b। अब अगर आप देखें दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दें तो hc बाहर, कौन सा बड़ा है, पहले छोटे वाला लिख लेंगे ताकि सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत ना आए बेटा। hc को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में दे भी दिया, यहां पर हमने कहा था ना 1240 की जगह 1242 भी यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में 1242 दे रखा है, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 1242, यहां पर 9 एलसीएम आ जाएगा बेटा 2 - 1, तो ये क्या आ गया 1242/9 नैनोमीटर, क्योंकि ये किसमें था देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और नीचे क्या था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमसे जो वेवलेंथ पूछी है वो किसमें पूछी है नैनोमीटर में। तो 3 पे जाएगा, तो हमने देखा था 414 आया था, डिवाइड बाय 3, फर्दर डिवाइड कर दीजिए बेटा इसे, 1 11 3 9 2 8, तो ये हमारे पास क्या बच गया 138 नैनोमीटर बच जाएगा बेटा। नेक्स्ट है, इफ द टू मेटल A and B are exposed to radiation of this wavelength, work function of metal are this, then choose the correct option। कौन सी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करेगी, वेवलेंथ है तो इंसिडेंट एनर्जी कितनी हो गई बेटा hc/λ। अगर आप देखें 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय 350 नैनोमीटर, तो डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये कितना बचेगा 125/35। अगर आप देखें तो 35 × 3 105 होता है बेटा, तो ये 3.5 के आसपास हो जाएगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास कुछ बनना चाहिए, एग्जैक्ट डिवाइड करके आप देख सकते हैं। ओके, अब अगर आप देखें तो ये इंसिडेंट एनर्जी किससे कम है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए से कम है, तो यहां पर नो इमिशन बेटा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और ये इंसिडेंट एनर्जी सेकंड बी के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक इमिशन होगी। कहते हैं विल नॉट, बोथ विल इमिट, बोथ विल नॉट, ए विल नॉट इमिट, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज दिस, द कलर ऑफ द विजिबल लाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉज द इमिशन। अगर हमें इमिशन करना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा 1240/hc वर्क फंक्शन, सीधा ही चल रहा था मैं, यहां पर फिर से मैं वही ले लेता हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, वर्क फंक्शन 3,
तो ये कट के कितना आ गया 414 नैनोमीटर। आप देख सकते हैं जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता है 1240 1242 कुछ भी ले सकते हैं, 3 पे आएगा तो 1242 लेके काट देंगे। तो ये प्रैक्टिस से चीजें सीखता है बच्चा, पेपर में बैठ के उलझता रहता है कैसे करेंगे। अब ये कलर यहां से हमारे पास रेंज शुरू होती है विजिबल लाइट की 400 से 700 नैनोमीटर, तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होती है, वायलेट ब्लू, वायलेट या फिर ब्लू कलर जो हम ले सकते हैं, इंडिगो ले सकते हैं। तो यहां पर वायलेट या ब्लू या इंडिगो में से कौन सा अवेलेबल है, ब्लू अवेलेबल है, तो हम इसी को मार्क कर लेंगे बेटा। कई बार बच्चे बोलते हैं सर वायलेट इंडिगो दिया होता, तो भाई एग्जामिनर दे सकता था ना, उसको पता है इतना फाइन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते वेवलेंथ रीजन में, इसलिए उसने क्या दे दिया, थोड़ा सेपरेट करके, कि उसको पता है 400 के आसपास वायलेट इंडिगो ब्लू ये होते हैं, तो उनमें से एक मार्क कर देंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कहता है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एंड लिथियम दे रखे हैं, इफ वी इंसिडेंट दिस, तो किस में से होगा, ये भी सेम उसी के टाइप का आ गया बेटा। एनर्जी इंसिडेंट किसके बराबर होगी, वही 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और यहां पर कितना है 550 नैनोमीटर बेटा, ये कट जाएगा। तो देखें 124 बाय 55, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा, अगर आप मेरा साथ दें, इंटू 2 बाय 110, ठीक है, डेसिमल लगा देंगे यहां, तो ये क्या बचेगा हमारे पास 24.8 बाय 11। अगर मैं वहां पर ऊपर डेसिमल गलत जगह लगा दिया ऐसे, ये इस तरीके से आ गया बेटा। अब अगर आप इसको डिवाइड करें तो 22, 2 28, फिर 2 6 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। अब अगर आप देखें तो दोनों में से किससे बड़ा है, ये वर्क फंक्शन है, तो इंसिडेंट एनर्जी किसके वर्क फंक्शन से बड़ी है, CS के, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करेगा। और 2.5 से छोटी है बेटा तो वो नहीं करेगा, तो कौन करेगा, इज पॉसिबल फॉर द सीजियम ओनली, किसके लिए पॉसिबल है, सीजियम के लिए। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज नॉट एक्सप्लेन बाय वेव नेचर, वेव नेचर ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था, वेव नेचर ने रिफ्लेक्शन किया था, डाइफ्रैक्शन किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं किया था, इंटरफेरेंस किया था, पोलराइजेशन किया था, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ओनली। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसीलिए डुअल नेचर ऑफ लाइट का कंसेप्ट आया था बेटा। आप देख सकते हैं 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन हमने 9 मिनट में अप्रोक्सीमेटली कर दिए हैं, तो मैं इसीलिए कह रहा था घबराने की जरूरत नहीं। पहले जो 9 क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, कैलकुलेटिव थे, ये ज्यादातर छोटी छोटी कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड थे, तो जल्दी हो गए, तो 2 घंटे में ये हो जाएगी बेटा। बस वीडियो को पूरा देखें, अगर आपको टाइम कम लगाना है तो इसको स्पीड अप कर सकते हैं, आपने अगर पहले से सॉल्व कर रखा है बेटा, ओके, स्किप नहीं करना है, स्किप करेंगे तो कब कौन सा क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, कौन सा कंसेप्ट स्किप हो जाएगा नहीं पता चलेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, और या फिर डी ब्रोगली के ऊपर बेस्ड है। अभी आपने देखा 70 क्वेश्चन है पूरे, उसमें से 16 क्वेश्चन ही थे पहले 2 पार्ट के, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं 54 वो जा तो इसके ऊपर है या डी ब्रोगली के ऊपर। सबसे पहले आइंस्टाइन इक्वेशन बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, इंसिडेंस एनर्जी को HF और वर्क फंक्शन को HF नॉट, इंसिडेंट एनर्जी को hc बाय लैम्डा और वर्क फंक्शन को hc बाय लैम्डा नॉट लिखा जाता है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन है। K मैक्स हाईएस्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो ऑपोजिट पोटेंशियल लगाना पड़ता है उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो K मैक्स किसके बराबर होता है, E इंटू VS। यहां से अगर आपको VS लिखना हो स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइड बाय E कर देंगे तो आपके पास V मैक्सिमम या स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। जो अप्लाइड पोटेंशियल होता है बेटा ये माइनस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। इसके बारे में डिटेल में हमने जो वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है उसमें बताया गया है कैथोड माइनस एनोड, एनोड माइनस कैथोड, किस तरीके से आपको डील करना होता है। ये जो एमिट हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है,
तो इसको हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास मैक्सिमम है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटर। फिर ऊपर वाली इक्वेशन में यहां पर हमने के मैक्स की जगह ई वी एस रख दिया, तो ये रिलेशन बन गया बेटा। तो ई को डिवाइड कर देंगे तो वी एस वर्सेस एफ ग्राफ के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसकी जो स्लोप है वो हमारे पास एच बाई ई है स्लोप। क्यों, जब आप इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो स्लोप क्या है, h बाई ई। और ये जो इंटरसेप्ट है ये हमारे पास किसके बराबर होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ओके, नीचे एक्सटेंड करेंगे तो ये वर्क फंक्शन बाय ई के बराबर हो जाएगा। Vs डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एंड वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस, जो वो फोटो सेंसिटिव प्लेट लगाई गई है उस प्लेट के मटेरियल एंड उसकी सरफेस फिनिश पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग। बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। 1000 के पीछे एक निकलता है, ओके, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी व्हेन फ्रीक्वेंसी इज सेम बेटा। ओके, तो ये थी इसके पीछे की थ्योरी जो हमने ऐड की है आप लोगों की सजेशन पे। तो आपको ये कैसी लगी, ये थ्योरी हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन से पहले, आप कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। कोई और सजेशन देना चाहें तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। अ लाइट वेव डिस्क्राइब्ड बाय, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसीलिए मैंने सबसे पहले रखा है। वैसे तो ये लास्ट में आना चाहिए था, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट जो बच्चे मेरे देख रहे हैं, जिन्होंने भी मेरे से नोट्स में पढ़ा है, उन सबको मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, कई सालों से करते आ रहे हैं। ये 2026 जेई में आया है, कभी भी नीट में आ सकता है, यही कह के मैं हर साल करवाता हूं। क्यों, बेसिक बात है कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव इस तरीके से दी जाए, मैक्सिमम एनर्जी पूछी जाती है, मैक्सिमम एनर्जी पूछी जाती है, तो मैक्सिमम एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा, HF -5। अब फ्रीक्वेंसी क्या लें, तो यहां पर हमारे पास टी का जो फंक्शन होता है ये हमें ओमेगा बताता है। ओमेगा होता है 2πf। तो जब हमें मैक्सिमम एनर्जी देखनी है तो मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यूज करूंगा। तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है बेटा, ये वाली बड़ी। तो मुझे इसमें से ये जो लार्ज फ्रीक्वेंसी है इसे यूज करना है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, h ओमेगा बाय 2π -5। ओमेगा कितना है बेटा, h की वैल्यू है 6.6 -34। जो बड़े वाला ओमेगा है वो लेना होता है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बट अगर ये ना बताई हो बच्चों को क्लास में तो पेपर में बैठ के वो उलझ जाएगा। 12 ले, यहां मान लो 8 होता, 12 लेना है, 8 लेना है, 12 + 8 लेना है, क्या वैल्यू लेनी है नहीं पता है। तो जो इन दोनों में से मैक्सिमम होगी वही लेनी है, जब बीच में यहां प्लस साइन हो। इसमें एक वेरिएशन आती है, यहां मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, तब इन दोनों का प्लस लेना होता है। बात समझ रहे हैं ना, क्यों आपको वीडियो सॉल्यूशन देखने की जरूरत है। अगर यहां बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया बेटा तो इन दोनों का प्लस लेना है। फिर यहां मैं लिखता 15, बट अगर बीच में प्लस है तो यहां पर मैं 12 को ही यूज करूंगा। इंटू 2 इंटू पाई माइनस वर्क फंक्शन क्या है 2.8। अब वर्क फंक्शन किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हमारे पास किस में है बेटा, ये हमारे पास जूल में है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां क्या करना पड़ेगा, 1.6 - 19 से डिवाइड करना। अब जैसे ही आप ये करेंगे 19 + 15 34, ये निपट जाएगा। बच क्या गया यहां पर, ये 6। बात समझ रहे हैं। तो ऊपर हमारे पास बच गया 6.6 × 6, नीचे बच गया 6.6 × 3.14 -2.8 इलेक्ट्रॉन। ये हमें ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं बेटा। 6.6 × 6
ये अप्रोक्सीमेटली 40 होगा बेटा। 1.6 इंटू 3 48, 4.8 से थोड़ा सा बड़ा, ये अप्रोक्सीमेटली 5 होगा बेटा। 2.8, ये 8 माइनस 2.8 होगा बेटा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आप चीजों को सीख सकते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। पेपर में बचाया गया हर 10 सेकंड 15 सेकंड काफी कीमती होता है बेटा। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और इसमें जो मॉडिफिकेशन आ सकती है वो भी मैंने आपको बताई। तो बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको। आगे बढ़ते हैं। लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल, ये भी 2026 का क्वेश्चन है बेटा। लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन दिस, इफ द प्रोड्यूस्ड फोटो इलेक्ट्रॉन हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी देन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये भी उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। इसका मतलब इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो हमें क्या निकालनी है यहां? एच ओमेगा बाय 2 पाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये जूल में दे रखा है, ये बड़ी बात है बेटा। तो ओमेगा क्या आ जाएगा? 2 इंटू पाई 110 10 की पावर -20 डिवाइड बाय एच कितना है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब अगर आप देखें यहां पर तो ये ऊपर कितना है? 6.28, ये कितना है? 110, ये आ जाएगा 6.63, ये आ जाएगा 10⁻10, सॉरी 14 बेटा। क्लियर है ये बात? अब अगर आप देखें ये 6 होता तो ये 11 पे पूरा कट जाता, तो काट दो बेटा, क्या दिक्कत है? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। सॉरी सॉरी बेटा, ये अगर 3 नहीं होता तो ये हमारे पास 11 पे पूरा कट जाता, तो ये 0.6 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। नीचे हमने थोड़ी सी छोटी मान ली तो ऊपर वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आएगी बेटा, तो उससे हल्की सी छोटी वैल्यू हमें कंसिडर कर लेनी है। तो ये आ गया 62.8 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻15। ये कितना आएगा? 10 पे गया और ये 4 पे गया, तो इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू आपको लेनी है बेटा। तो क्या आएगा? अगर आप देखें पावर एक और बढ़ा दें तो 1.04 10⁻16, ये हमारे पास आंसर आएगा। और ये बी ऑप्शन जो है वो एग्जैक्ट हमें यहां पर दिख रहा है, तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा? बी ऑप्शन। क्लियर है? जैसे कि मैंने कहा था, तो अप्रोक्सीमेशन करनी आपको आनी चाहिए। पेपर में बैठ के आप टाइम नहीं गवा सकते कैलकुलेशन में। नेक्स्ट बेटा, ये भी 2026 का ही क्वेश्चन है। When a light of given wavelength fall on a metallic surface, the stopping potential becomes, stopping potential कितना हो गया बेटा? ये हो गया 3.2 वोल्ट। The second light having wavelength twice of the first light is used. सेकेंड वेवलेंथ की जो वो है पहले से डबल है। सेकेंड हैविंग द वेवलेंथ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट इज यूज्ड, स्टॉपिंग ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप टू 0.7 वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइट λ1 पूछा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये कंडीशन दे दी, ये चीजें दे दी बेटा। तो जब मैं लिखूंगा EVS, ये होता है hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। पहले केस में ये 3.2 है और ये क्या है? hc/λ1। दूसरे में ये 0.7 है, ये कितना है? hc/2λ1। λ2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बेटा? 2λ1 पुट कर दिया यहां, माइनस वर्क। क्या ये बात समझ में आई? अब हमें वर्क फंक्शन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा? वेवलेंथ चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा? वेवलेंथ चाहिए। तो इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया। तो यहां पर क्या बच जाएगा? 2.5। यहां क्या बच गया? hc 1/λ1 माइनस 1/2λ1। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 2.5, ये hc, ये क्या बच गया बेटा? 1/2λ1। एलसीएम ले लेंगे ना, ये तो नहीं पूछेंगे सर ये कहां गया, ये क्यों लिख दिया? एलसीएम ले लीजिए, 2 माइनस 1 1 बचेगा। ठीक है, तो अब λ1 किसके बराबर है? यहां मेरा साथ देना है बेटा। 2 इंटू 2.5, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है।
किसमें है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जा तो आप यहां पर H की वैल्यू पुट कर सकते हैं, C की वैल्यू पुट कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। या फिर आपको लगता है कि भाई HC की ज्यादातर वैल्यू जो होती है वो 1240 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, क्यों ना सीधा ही पुट कर दिया जाए, इसके आसपास ही तो होगा, बहुत बड़ी वेरिएशन तो ये दे ही नहीं सकता HC में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है बेटा। HC की वैल्यू तो कांस्टेंट है, बहुत बड़ी वेरिएशन नहीं दे सकता। हो सकता है थोड़ा बहुत हो, 35 मान ले, 30 मान ले, 50 मान ले, 1250, तो उसका तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो लैम्डा 1 क्या बच गया? 2, ये 4, 8, यही बचा बेटा, नैनोमीटर में है। हमें किस में चाहिए? अगर हम देखें तो 2.48 10⁻⁻7 लिख सकते हैं मीटर में। किसमें लिख सकते हैं बेटा? मीटर में। हमें मीटर में चाहिए, तो देख लो सबसे पास ऑप्शन कौन सी है? फर्स्ट है बेटा, आंसर आ गया। देखिए आप कितना टाइम अपना बचा लेंगे बेटा, बचा लेंगे ना इतना सारा टाइम, तो ये टाइम आपके काम आएगा। आपको ये देखना है, यहां मैंने सीधा HC की वैल्यू पुट कर दी, इसके पीछे नहीं लगना, इसने जो डाटा दिया है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ EM वेव इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस इफ द वर्क फंक्शन, आपको क्या दे दिया बेटा? वर्क फंक्शन 2.14, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दी 2 वोल्ट। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट EM वेव बेटा? तो सीधी सीधी बात है, EVS इक्वल टू HC बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये HC बाई लैम्डा, ये आ गया 2.14। जब आप देखेंगे तो लैम्डा, ये हमारे पास क्या आ गया? HC बाई लैम्डा, उधर जाके ये आ गया 4.14, दिखना शुरू हो गया बेटा, 1242 दिखना शुरू हो गया मेरे को। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। अब अगर आप देखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट निपट गया, ये कितना हो गया? 300 नैनोमीटर, दिखना शुरू हो गया ना। अब जब आपने इतने सारे क्वेश्चन में 414 देख लिया, तो हमें पता है 300 नैनोमीटर सीधा आएगा। 1242 पुट करेंगे, दिया भी हुआ है क्वेश्चन में 1242, समझे बेटा? आगे बढ़ेंगे। इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, एनर्जी ऑफ दिस falls on a photosensitive material, photo stopping potential was given this work। ये आ गया ना, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन। ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 है, यहां हमने क्या पुट करना होता है? EVS, तो EV हो गया। इंसिडेंट एनर्जी कितनी है बेटा? इंसिडेंट एनर्जी है 2.48, तो वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा? माइनस कर दीजिए 1.98 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई बेटा? जूल में कन्वर्ट करना होता तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से कर देते। फिर आता है यूवी लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ दिस हैविंग वर्क फंक्शन दिस, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? मैक्सिमम इंसिडेंट एनर्जी कितनी है? 4.13, वर्क फंक्शन कितना है? 3.13, माइनस कर दिया तो क्या बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर हो गया बेटा। तो देखिए, किसी पेपर में लेंथी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, किसी पेपर में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना? तो किसी में मार्क्स ऊपर चले जाते हैं, परसेंटाइल फिर भी कम रह जाती है, किसी में मार्क्स कम आते हैं फिर भी परसेंटाइल ऊपर चली जाती है। तो रिलेटिव है, आपको पेपर में घबराना नहीं होता। When UV light of wavelength is incident on this, फिर 300 आ गया बेटा, वर्क फंक्शन दे दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल फटाफट से आपके हाथ चलने चाहिए। 1242, इसने 40 दिया है, मैं 42 लेकर सॉल्व करूंगा इसको। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे पता है 42 लेते ही 4.14 हो जाएगा, और ये कितना आएगा? 2.01 आएगा। कोई बात को नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ गया? 2.01 लिख दो या फिर 2 वोल्ट लिख दो, कोई फर्क नहीं है, समझे? आगे बढ़ेंगे। ये काफी सारे क्वेश्चन में हम लगा चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं, क्योंकि टाइम भी तो कम करना है वीडियो का, है ना? अब ये कहता है इमिशन, असर्शन क्या कहता है? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा जूम कर देता हूं, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी सरप्रेस्ड by applying a sufficiently negative electron potential to the photosensitive। yes,
स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव पोटेंशियल। जो प्लेट है उसके ऊपर हम रिवर्स कर देते हैं पोटेंशियल को, तो इमिशन को रोका जा सकता है, कोई करंट नहीं आएगा, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा सरफेस पे वो वापस आ जाएगा, एनोड तक नहीं पहुंचेगा। फिर कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच स्टॉप द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है, फ्रॉम द सरफेस इज वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी। यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी बेटा। तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शंस हैं, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। ओके, क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, ये वही आ गया, फॉर द टू फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स M1 एंड M2। स्लोप गिव्स द वैल्यू, स्लोप किसके बराबर होती है बेटा? h/e होती है, और यही दिया है यहां, स्लोप कितना दे दिया? h/e, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये करेक्ट हो गया। M2 will emit photo electron of greater kinetic energy for the incident radiation having same frequency। जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो किस पे डिपेंड करती है? इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। अब ये सेम है, ये किसके लिए हाई है? M2 के लिए। ये F0 होता है ना बेटा, ये हाई है किसके लिए? ऑफ M2। अगर ये सेम है, सेम वैल्यू में से बड़ी वैल्यू कम करेंगे तो ये किसके लिए लेस होगा बेटा? लेस फॉर M2। सेम वैल्यू 10 जूल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 5 माइनस करो या 3 माइनस करो, जब बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो छोटा बचेगा ना, तो ये लेस होना चाहिए था, इसने कहा ग्रेटर, इसने क्या कहा है? ग्रेटर, तो ये क्या हो गया? गलत। तो क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कितने सारे क्वेश्चन इस कर्व के ऊपर बेस्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कर्व के ऊपर बेस्ड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेयर इज प्लॉटेड, ये लीनियर होता है, V स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बेटा, न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये ग्राफ कैसा होता है? लीनियर होता है बेटा। स्लोप नहीं, स्लोप किसके बराबर होती है बेटा? h/e के बराबर होती है। h इज रिलेटेड टू द स्लोप, यस, h इज रिलेटेड टू द स्लोप, यस बेटा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन h यूजिंग दिस कर्व, नो। अगर आपको h की वैल्यू कर्व फाइंड करनी है तो स्लोप और e चाहिए, तो इसने कहा नॉट रिक्वायर्ड, गलत हो गया, चाहिए बेटा। h की वैल्यू कैसे आएगी? स्लोप इंटू e से। वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ h, क्या वर्क फंक्शन बताया जा सकता है? नो। फ्रीक्वेंसी बताई जा सकती है, वर्क फंक्शन भी बताया जा सकता है बेटा, यहां पर होता है वर्क फंक्शन बाय e, ये भी बताया जा सकता है, वर्क फंक्शन भी बताया जा सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, गलती लग सकती है क्योंकि मुझे h नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये इंटरसेप्ट चाहिए। मुझे इंटरसेप्ट पता चल गया, मैं e से डिवाइड करूंगा, जब e से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटरसेप्ट को तो क्या आ जाएगा? वर्क फंक्शन। तो क्या होना चाहिए करेक्ट? ACE होना चाहिए, तो ACE सेकंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। समझे? फाई कैसे आ जाएगा? इंटरसेप्ट इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, H कैसे आ जाएगा? स्लोप इंटू E बेटा। ओके, ये भी इन क्वेश्चंस में तो है नहीं जो हमने 3-4 सालों के कंसीडर किए हैं, बट ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में जरूर दिखाई देते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स। अब ये हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है बेटा, तो इस केस में जब आप देखेंगे तो स्लोप हमारे पास किसके बराबर होगी? h के। स्लोप किसके बराबर होगी बेटा? h के। जब vs ग्राफ होता है तब आप इसको e से डिवाइड करते हैं, कहां गया रे, ये रहा, तब आप इसको e से डिवाइड करते हैं h को, तब वो h/e होता है। काइनेटिक एनर्जी में ये स्लोप है, ये किसके बराबर होगी? h के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वर्क फंक्शन
of aluminium and gold are this? Ratio of slope of stopping potential versus frequency curve. इसकी स्लोप किसके बराबर होती है? h बाई ई। क्या ये वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। इट इज सेम फॉर ऑल मेटल। तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा बेटा। तो ये थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फिर कहता है बेटा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पावर। यस, इट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट पावर। ओके, डज नॉट डिपेंड अपॉन पावर। क्लियर है भी? तो ये करेक्ट हो गया ना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फॉर अ गिवन मेटल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। यस, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे बेटा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर बेटा। 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो कहता है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज। नो, stopping potential depend on frequency not on intensity. Okay, increase in intensity increase the rate of photoelectron emitted. Yes, number of electron emitted depend on number of photons striking which depend on intensity provided the frequency is greater than a threshold. emission हो सकती हो, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तभी तो इमिशन होगी बेटा। उस केस में जो करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा बेटा। तो क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखिए बेटा क्या कहता है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा हूं नीट पीवाईक्यू और जेई पीवाईक्यू दोनों का क्वेश्चन बैंक नियरली सेम है, एजेंसी सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में भी कई बार आए हैं और जेई मेन में भी कभी बहुत बार आए हैं बेटा। तो क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। वेवलेंथ लैम्डा इल्यूमिनेट ऑफ मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विद मैक्सिमम काइनेटिक। फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? ये होता है एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। यही होता है बेटा। क्या ये बात समझ में आई? अब ये कहता है कि जब वेवलेंथ लैम्डा है तो ये एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जब वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 हो जाएगी तो एनर्जी कितनी होगी? वर्क फंक्शन दे दिया बेटा। तो एच सी बाई लैम्डा कितना आ गया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस वर्क फंक्शन कितना आ गया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 दिया है ना वर्क फंक्शन। अब जब हमने के मैक्स निकालना है, के मैक्स, तो एच सी बाई लैम्डा बाई 2 माइनस वर्क फंक्शन। ये क्या आ गया? 2 एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन बेटा। अब अगर हम देखें तो एच सी बाई लैम्डा कितना है बेटा? ये है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन कितना था? 1। तो ये कितना आ गया? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया बेटा। क्लियर है? अब जब आप इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। जो लैम्डा 2 है वो लैम्डा 1 बाय 2 है, तो जो एनर्जी है वो 2 टाइम्स हो गई बेटा। यहां पर ध्यान देंगे, ये 2 का फैक्टर ऊपर आ गया तो इंसिडेंस एनर्जी डबल हो गई। बट जो काइनेटिक एनर्जी है पहले कितनी थी? 2, बाद में कितनी है? 5। तो यहां से हमें पता चला कि K2 इज ग्रेटर देन 2K1। ये क्लासेस में लिखते आए हम। अगर हम इंसिडेंस वेवलेंथ को आधा कर दें, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, या फिर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, तो एनर्जी डबल हो गई। एनर्जी डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है वो मोर देन डबल हो जाएगी। और स्पीड जब देखेंगे तो ये रूट का 2 का फैक्टर आ जाएगा, तो स्पीड विल बी मोर देन रूट 2 टाइम्स। ये हमने वन शॉट क्विक रिवीजन वीडियो में भी आपको बताया था बेटा। इन एन एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, डिक्रीज विद डिक्रीज इन इंटेंसिटी, इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता है बट वेवलेंथ के साथ घटता है। तो वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया।
कहता है इज 1/e टाइम्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये तो तीनों गलत हो गया बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय ई। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/e टाइम्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है एमिटेड बेटा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे ये सारे क्वेश्चन देखिए उसी के ऊपर थ्योरेटिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल? वन नॉट ट्रू फाइंड करना है। 1/e टाइम्स मैक्सिमम ये ट्रू है। इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ये गलत आ गया, रॉन्ग मिल गया बेटा। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एमिटर यस। कैसे? वर्क फंक्शन। हमने क्या कहा था? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी यस। तो हमें क्या चाहिए था बेटा? रॉन्ग ऑप्शन चाहिए था, वो क्या आ गया? सेकंड। फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है देखिए, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट? नो, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी बेटा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन यस बेटा। तो क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? फिर इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन उसी एक छोटी सी इक्वेशन के ऊपर थ्योरेटिकल बनाए गए। और उससे पहले हमने देखा न्यूमेरिकल टफ क्वेश्चन भी उसके ऊपर थे। डेटाबेस वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन दिया गया है, वर्क फंक्शन क्या होगा? तो ये हमें क्या बताता है बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताता है। किसमें? 10 की पावर 14। तो वर्क फंक्शन हमारे पास क्या होता है बच्चों? वर्क फंक्शन होता है HF0। तो H कितना है हमें नहीं दिया गया, तो मान लेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 इंटू 10⁻14। वो जूल में आएगा। हमें आंसर किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1.6 इंटू -90। अब अगर आप देखें बेटा तो ये 19 ये 14 33 ये -34 तो -1 बच गया। ऊपर क्या बच गया? 3 इंटू 5 डिवाइड बाय 1.6। अब अगर मैं वही अप्रोक्सीमेशन पे जाऊं तो बेटा ये 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि अगर 6.4 होता तो एग्जैक्ट 4 होता, उससे थोड़ा सा बड़ा 4.1 मान सकते हैं। तो ये हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁻1। तो ये 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा बेटा। 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है? 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आ गया बेटा। एग्जैक्ट डिवीजन की जरूरत नहीं है, समझे? तो यहां तक अगर आप देखें बेटा तो ये हो गए 35 क्वेश्चन। टोटल इस वीडियो में क्वेश्चंस हैं 70। अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 7 मिनट टाइम लगा है। इतना इससे थोड़ा सा कम टाइम और लगेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 2-2.25 घंटे में हम ये कंप्लीट कर देंगे। 2 घंटे का टारगेट था, कोशिश करेंगे कि 2 घंटे में कंप्लीट कर दें। बस आप हमारे साथ बने रहें। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। तो अब देखते हैं बेटा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, बट अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये पता होना चाहिए। कहता है पोटेंशियल का और करंट का ग्राफ है, अलग अलग इंटेंसिटी है बट सेम वेवलेंथ है। लाइट के केस में अगर वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है बेटा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? सेम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम देखने हैं बेटा, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्या आंसर बनेगा? ये। ओके, ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। इंटेंसिटी अलग अलग है, जिसकी इंटेंसिटी कम है उसका सैचुरेशन करंट भी कम होगा। तो सैचुरेशन करंट ये ज्यादा है, देखिए इसका सैचुरेशन करंट क्या है? I2। इसका सैचुरेशन करंट क्या है? I1। तो ये I2 वाला ऊपर होगा, I1 वाला नीचे। तो ये हमारे पास करेक्ट ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट हमें क्या कहता है बेटा? ये देखिए, ये भी नीट PYQ क्वेश्चन है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है और नीट का PYQ क्वेश्चन है। क्या कहता है? अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मेड टू इंसिडेंस। पहले ये कितने टाइम्स थी? 1.5। सरफेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर फॉल करती है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड, फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया बेटा। अब फ्रीक्वेंसी को अगर आधा कर दिया तो ये फ्रीक्वेंसी तो बेटा थ्रेशोल्ड से कम हो गई।
कम हो गई तो कोई इमिशन नहीं होगा। कहते हैं इंटेंसिटी डबल कर दी तो बताओ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये 0 हो जाएंगे क्योंकि कोई इमिशन होगा ही नहीं। समझ आई बेटा बात। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और नीट में पहले ही पूछा जा चुका है। ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, यस। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर इमिटेड ऑन द इंटेंसिटी, नो। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर यहां ये तो लिखा नहीं कि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है या नहीं। बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि इंटेंसिटी के वो प्रोपोर्शनल होता है बेटा। अगर फ्रीक्वेंसी की कंडीशन कुछ दी होगी तो न्यूमेरिकली चेक करना पड़ेगा, नहीं तो थ्योरेटिकली ये माना जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, यस। इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, नो। मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। मैक्सिमम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, गलत। तो दो करेक्ट है बेटा, ए एंड सी ओनली। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रखे हैं इसके ऊपर। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ओनली ऑन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ओनली वर्ड की वजह से ये गलत आ गया। अगर मैं ओनली वर्ड हटा दूं तो यस, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन वर्क फंक्शन। सैचुरेशन करंट इंक्रीज एज द इंटेंसिटी ऑफ इंक्रीज, यस। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, नो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग वेव थ्योरी, नो। तो एक ही करेक्ट है, सिर्फ बी ऑप्शन ही करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें दे दी। फोटो करंट विल बी इमिटेड व्हेन दिस मटेरियल इज इल्यूमिनेटेड। अब ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमें ये वेवलेंथ दे दी बेटा। ये जो वेवलेंथ है ये किस रीजन में लाई करती है, ये विजिबल रीजन में लाई करती है। किसमें लाई करती है बेटा, विजिबल रीजन में लाई करती है। अगर ये विजिबल रीजन में लाई करती है तो इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो इससे ज्यादा होगी, ये थ्रेशोल्ड से। इंफ्रारेड ऐसे चलता है ना, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, है ना, ऐसे चलता है। तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो इंफ्रारेड की अगर वेवलेंथ इससे ज्यादा है तो नो इमिशन होगी बेटा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। पावर पे तो डिपेंड ही नहीं करता। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पावर पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो ए और सी, बी नहीं कर पाएंगे। सी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कम होगी बेटा। अगर ये कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो ये इमिशन कर सकता है। पावर चाहे कितनी भी हो तो अल्ट्रावायलेट इमिशन कर सकता है। तो सी एंड डी कर देंगे। समझ आया। अब अगर आ जाता एक्सरे है वो भी कर सकता है, गामा है वो भी कर सकता है, इंफ्रा नहीं कर सकता, रेडियो नहीं कर सकता, माइक्रो नहीं कर सकता। ठीक है, माइक्रो रेडियो ये नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये एक बढ़िया थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हेन अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दिस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है बेटा, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। मैं इसको वर्क फंक्शन लिख लेता हूं एक बार, चलो लैम्डा नॉट ही लिख लेते। पहले कितना है, 8 है, 8 ईवी हो गया। एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। बाद में जब हमने 3 लैम्डा यूज की वेवलेंथ तो ये 2v हो गया बेटा। जब हमने वेवलेंथ कितनी की, 3 लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा नॉट। हमें क्या फाइंड करना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करनी है। दो इक्वेशन में से हमें रिलेशन डेवलप करना है बेटा। कैसे करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, 0। यहां क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट माइनस 4 एच सी बाय 3 लैम्डा प्लस 4 एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये बन जाएगा। या फिर आप इन दोनों को बराबर कर सकते थे कि ये भी 8 है ये भी 8 है, तो दोनों को बराबर कर देते, एक ही बात है बेटा। इसको आपने पूरा किससे मल्टीप्लाई कर दिया था बेटा, 4 से। तो यहां क्या लग जाएगा, 8, यहां 4, यहां 4, ये ऐसा आ गया। अब लैम्डा की टर्म को एक साइड ले आइए और लैम्डा नॉट की टर्म को एक साइड। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस 4 बाय 3
प्लस एच सी बाय लैम्डा नॉट माइनस 1 प्लस, तो ये बच गया इधर आकर एच सी बाय लैम्डा, यहां क्या बच गया था -1/3, ये 1/3 बच गया बेटा। उधर क्या बच गया एच सी बाय लैम्डा नॉट 3 बच गया बेटा। एच सी कैंसर, तो लैम्डा नॉट कितना आ गया बेटा 9 लैम्डा। समझ में आया? 3 से 3 काट मत देना, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, ओके, तो 9 लैम्डा। बात समझ में आई? कैलकुलेशन जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी रिफाइन होती जाएंगी। इसको कई तरीके से कर सकते हैं, एक मेथड ये है, दूसरा मैं अगले क्वेश्चन में बता रहा हूं। ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है बेटा। कहता है जब वेवलेंथ लैम्डा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट है, तो ई वी नॉट मैं सीधा ही लिख देता हूं लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। जब वेवलेंथ 2 लैम्डा है तो ये कितना हो गया ई वी नॉट बाय 4 हो गया माइनस एच सी बाय लैम्डा, ये 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर EV की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या पुट करोगे बेटा यहां पर 1/4 तो ऐसे ही रह गया, EV की वैल्यू एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। EV की वैल्यू यहां से हमने ये पुट कर दी बेटा, 1/4 ऐसा ही नीचे बचा रह गया, इक्वल टू, मैंने कहा ना कई तरीके हैं, आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहते हैं। यहां इसको 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 4 आ जाएगा, दोनों को बराबर कर दो, सेम बात, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 एच सी बाय 2 लैम्डा माइनस 4 एच सी बाय लैम्डा नॉट, इन दोनों को बराबर पुट कर दो, एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा नॉट, ये 2 से 2 कट गया, तो 2 एच सी बाय लैम्डा माइनस 4 एच सी बाय लैम्डा नॉट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है बेटा, जैसे मर्जी सॉल्व करें, इसको उधर ले जाइए, उसको इधर ले आइए, वो प्लस हो जाएगा इधर आकर, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा बेटा, तो ये 3 एच सी बाय लैम्डा नॉट हो गया, ये हमारे पास एच सी बाय लैम्डा हो गया, एच सी ऐसी काट दीजिए, लैम्डा नॉट हो गया 3 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है बेटा, बट ये उससे थोड़ा आसान है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी दिस है, द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी को अब हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे बेटा, हाफ एम v1 स्क्वायर, इंसिडेंट एनर्जी है 2f नॉट और थ्रेशोल्ड है f नॉट। अब कहता है व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड 2 है, इसका ध्यान रखना है, ये धोखा दे देता है, जो मैं आपको कहता हूं ना मॉडिफाइड क्वेश्चन, यहां मैं बाय कर देता तो 5 से चेंज होती तो 6 हो जाती, यहां इंक्रीज्ड 2 है तो फाइनल 5 हो जाएगी। अब जिन बच्चों ने नीट PYQ सॉल्व किए हैं बेटा, तो उनको ये पता है कि ये वही सेम क्वेश्चन है, नीट में भी यही डाटा, यही आंसर, सब कुछ सेम है, उसमें V1 दिया हुआ था, इसमें रेशो पूछ ली गई है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर, ऊपर क्या बचा एच एफ नॉट, नीचे 4 एच एफ नॉट, बेटा ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगी रेशो √1/4, यानी कि 1/2 आ जाएगी। तो क्या आंसर बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर बनेगा बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, देखिए ये एक देखने में, इसकी ऑप्शंस देखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बड़ा टफ होने वाला है ना, कई बार बच्चे ऑप्शन देख के छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है, मेरा साथ देना है बेटा। बट ये मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है, मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कैसे। पहली बार में हो सकता है आप इसे छोड़ दें, है ना, कंपटीशन में, बट अगर आपने ऐसा पहले देखा हुआ होगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, अब आपको पता है ये टाइम नहीं लेगा, फटाफट सॉल्व कर देंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट is incident on a metal plate having work function this. Electron emitted normally to the plate with maximum kinetic energy enter a constant field. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। ये मैंने कहां से देखा, यहां से, कि लैम्डा क्या है, वो वेवलेंथ जिसके साथ लाइट आ रही है,
ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इट एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो पार्टिकल कैसे जाएगा बेटा, सर्कल में जाएगा। V क्रॉस B, यहां मैग्नेटिक फील्ड में आउटवर्ड ले लेता हूं तभी वो सर्कल पॉसिबल है, ऐसे जाएगा। पर द इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द कर्व, हिट बैक द प्लेट, इस प्लेट को वापिस हिट करता है। इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ था, यहां मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो इस प्लेट को वापिस हिट करेगा कब, जब आधा सर्कल कर लेगा बेटा। क्या ये बात समझ में आई? ये प्लेट है, इसकी सरफेस से परपेंडिकुलर इमिट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये ऐसे घूमेगा, वापिस प्लेट को हिट करेगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा बेटा। द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A से निकला B पे वापिस हिट करता है बेटा। तो A और B किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा 2r, और r क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में, mv/qb। मोमेंटम किसके बराबर होता है बेटा, 2mv को क्या लिख सकते हैं, 2me, काइनेटिक एनर्जी बेटा। और ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, अगर मैं इसको रूट के अंदर ले जाऊं 2 को, तो ये बन गया √8m। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, hc/λ माइनस वर्क फंक्शन डिवाइड बाय qb। चार्ज कितना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक, तो q की जगह क्या आ गया, e, तो आंसर क्या बन गया, थर्ड ऑप्शन आंसर बन गया बेटा। ये इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, ये काइनेटिक एनर्जी तो होती है बेटा, वो हमने पुट कर दी यहां पर, समझे। तो देखने में ऑप्शन खतरनाक है, बट जब आपने पहले ये क्वेश्चन किया होगा तो कंपटीशन में डर आएगा नहीं। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये हो गए 44, बाकी बचे हैं 26 क्वेश्चन। इसके हैं वो सारे के सारे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में फॉर्मूला 1 या 2 है, उसी के ऊपर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बेटा, वैल्यूज रख रखकर। पहला, अगर कोई पार्टिकल मास m v वेलोसिटी से जा रहा है तो वेवलेंथ h/mv, mv को मोमेंटम भी लिख सकते हैं। ये पार्टिकल के लिए है, ये किसके लिए है बेटा, पार्टिकल के लिए है। और यहां पर ये किसके लिए है, फोटोन के लिए है। क्योंकि जब डी ब्रॉगली का क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन का, जब प्रोटॉन एंड फोटोन का आता है तो बच्चे बहुत गलती करते हैं। स्पेशली इसके ऊपर मेंशन हमने वन शॉट में भी बातें करी थी बेटा। मोमेंटम को क्या लिखा जा सकता है पार्टिकल के केस में, √2me। फोटोन में लैम्डा h/p, यहां तक तो ये सेम है, बट एनर्जी क्या होती है, hc/e, और यहां क्या होता है √2me, क्योंकि मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन बदल जाता है। पार्टिकल के लिए होता है ½ p²/m, और यहां पर क्या होता है p/c, यहां क्या होता है ½ p/v बेटा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो दोनों में फर्क होता है। फिर अगर हमें थर्मल टेम्परेचर दिया हो, थर्मल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कितनी होती है बेटा, ये होती है 3/2 kBt। तो हमने वो पुट कर दी तो √3m kBt आ जाएगा। वहीं अगर हमें काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की फॉर्म में गिवन हो तो वो हमारे पास होती है चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो E की जगह क्या रख दिया बेटा, Q/V रख दिया। इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल केस आएगा बेटा, क्या आएगा, इन सब की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो √150/V बनेगा एंगस्ट्रॉम में। √150 को बाहर निकालेंगे तो 12.27/√V बेटा। प्रोटॉन के लिए यही वैल्यू जो रेशो है ये आ जाएगी 0.286 एंगस्ट्रॉम। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है बेटा, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो ये जो 2πr होता है ये किसके बराबर होता है, n लैम्डा। यहां पर जो लैम्डा है ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है बेटा, बात समझ रहे हैं। और जो r है ये बेस नहीं है, ये किसी भी ऑर्बिट का रेडियस है, तो ये किसके बराबर होता है, r0n² के बराबर होता है। तो जब आप इन दोनों को यूज करेंगे बेटा तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n। जितना ज्यादा ऑर्बिट बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा डी ब्रॉगली वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। प्रोटॉन है यहां पर, सबसे पहले ये ध्यान रखना है फोटोन भी आता है प्रोटॉन भी है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर पार्टिकल विल हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ
देन रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर सेम है, अगर वेवलेंथ सेम है बेटा, एच तो सेम होता ही है, तो मोमेंटम भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो रेशो क्या हो जाएगी बेटा, 1:1 हो जाएगी। समझे? पहला ही क्वेश्चन देखिए सिंपल, अगर वेवलेंथ बराबर है तो मोमेंटम भी बराबर होंगे बेटा। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड अल्फा, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, वेलोसिटीज ऑफ दिस। तो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है बेटा, एमवी पे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं प्रोटॉन अल्फा, तो ऊपर आएगा मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। बेटा क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? तो बेटा ये इस रेशियो में होंगे, ये हमें पता चल गया। तो वैल्यू पुट कर देनी है बेटा। तो क्या होगा, मास ऑफ अल्फा एंड मास ऑफ प्रोटॉन, ये सबको मालूम है, मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन बेटा, इनटू वेलोसिटी की रेशियो हमें फाइंड करनी थी, तो ये 4 v अल्फा बाय वी पी। वेवलेंथ की रेशियो क्या दे रखी है हमें, वेवलेंथ क्या दिया हुआ है बेटा, प्रोटॉन का लैम्डा और अल्फा का 2 लैम्डा, ये 4 टाइम्स वी अल्फा बाय वी पी। ये लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये कितना आ गया, 8:1 आ गया। तो ध्यान देना है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको 1:8 दिया गया है बेटा। ये आपको फंसाया जाता है क्वेश्चंस में कि अगर बच्चा थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत आंसर मार्क कर दे तो उसके नंबर काट ले। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये फिर से वही आ गया, मूविंग विद दिस अंडर द मैटर वेव कंसिडरेशन पार्टिकल बिहेव लाइक, किसकी तरह। तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा, h बाय एम वी। एच क्या है 6.63 10⁻⁻34, मास क्या है 10⁻⁻30, वेलोसिटी क्या है 2.21 10⁻6। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा 3 पे कट रहा है बेटा, और पावर कितनी आ जाएगी, ये 10 की पावर -10 आ जाएगी। क्लियर है? तो ये कितना आ गया 3 एंगस्ट्रॉम। तो ये किस में लाई करेगा बेटा, एक्स-रे में लाई करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना 0.01 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक हम क्या लेते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन किसका है बेटा, 2026 का है। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, ड्यूटीरियम, जिसका मास 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है, विद काइनेटिक एनर्जी E टू दैट एन ऑफ अल्फा। अल्फा का मास क्या होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, विद काइनेटिक एनर्जी 2E इज n:1। तो n बताना है। तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ये किस पे डिपेंड करती है, √2mE पे डिपेंड करती है बेटा। तो यहां पर मैं किसकी रेशियो बता रहा हूं, ड्यूटीरियम ड्यूट्रॉन बाय अल्फा। तो ऊपर चला जाएगा अल्फा का मास, एनर्जी ऑफ अल्फा, नीचे क्या आ जाएगा, ड्यूट्रॉन का मास, एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन। अल्फा का मास कितना है बेटा, सबको रूट में कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 4mp। अल्फा की एनर्जी कितनी है 2e, और ड्यूट्रॉन का मास 2 टाइम्स बेटा, और एनर्जी कितनी है E। तो अगर आप मेरा साथ दें तो बेटा ये सारी चीजें आपस में कट जाएंगी, तो ये बचेगा √4 2:1। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग दिस बिकम दिस व्हेन द डी ब्रोगली वेवलेंथ बिकम दिस। तो बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, √2mE पे। पहले एनर्जी E है, वेवलेंथ लैम्डा है, बाद में ये वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, एनर्जी कितनी हो गई बेटा 2m, E कितना हो गया E/4। तो √4 √1/4, तो ऊपर जाकर ये 2 बन जाएगा बेटा, तो क्या बनेगा ये 2mE। तो ये कितने टाइम्स हो गया बेटा, 2 लैम्डा हो गया। तो क्या आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। फिर से ये दोनों क्या है, पार्टिकल है बेटा। क्या है, दोनों पार्टिकल हैं, आर एसोसिएटेड विद सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। वेवलेंथ सेम है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की,
तो H/√2me सेम हो गया बेटा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सीधा मैं क्या ये लिख सकता हूं कि भाई अगर ये बराबर है तो मास और ये काइनेटिक एनर्जी, मास एंड ये काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लैम्डा किसके बराबर है, H/√2me। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? H बराबर है तो me बराबर होंगे। किसकी रेशो पूछी है? काइनेटिक एनर्जी। जो पहले लिखा होता है बेटा वो पहले लिखेंगे। तो हमें प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितने टाइम्स होता है ये लिखा हुआ है, तो ये आ जाए 1836। तो 1/1836। ध्यान देना यहां पर भी बेटा ऑप्शंस पे 1/1836 लिख रखा है, बात समझ रहे हैं, बट ये क्या आना था 1/1836। क्लियर है? तो ध्यान से आंसर करना है बेटा। ये आ गया प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी। यहां यही वाला, यही हम कंसेप्ट यहां यूज कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितने टाइम्स है, 1836 टाइम प्रोटॉन की एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मच ग्रेटर देन प्रोटॉन की एनर्जी। तो क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन बेटा। क्लियर है? आप देख रहे हैं बेटा 54 नंबर तक, 51 तक पहुंच गए। 20 क्वेश्चन और हैं और 30 मिनट का टाइम अभी हमारे पास है। तो मुझे लगता है हम ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे, 5-7 मिनट प्लस माइनस हो सकते हैं बस। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो रेशो वेवलेंथ की ये किस पे डिपेंड करती है, 2me। भाई E सेम है, H2 सेम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट मास आ गया। तो प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। प्रोटॉन की वेवलेंथ ऊपर है तो मास नीचे, इलेक्ट्रॉन ये। तो ये वाली रेशो फिर से क्या आ गई, 1836। अगर आप देखें 1836, सर मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं और इसने दिया भी नहीं है, यहां 1849 दे रखा है बेटा। यहां वैल्यू थोड़ी सी वेरिएशन दे देते हैं, कभी 1836, कभी 1849, कभी 1837, कुछ भी। तो अब ये 16 से बड़ा है, 1600 से बड़ा है ना बेटा, तो 40 से बड़ी होगी और 50 से छोटी। 40 और 50 के बीच में रेशो सिर्फ यही दिख रही है बेटा, तो ये क्या होगी 1/43। बस पूरा रूट करना ही नहीं, चाहे आता हो निकालना नहीं करना, 40 और 50 के बीच में ये रूट की वैल्यू आएगी। एक ही ऑप्शन है बेटा और कोई है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है 43 यहां भी था, अरे 2 था ना ऊपर, हमें 1 चाहिए ना। नेक्स्ट बेटा, अ प्रोटॉन मूविंग विद 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट हैज सर्टेन डी ब्रोगली वेवलेंथ। द अल्फा पार्टिकल हैविंग सर्टेन काइनेटिक एनर्जी has same de Broglie wavelength lambda. The ratio of kinetic energy of proton and alpha. अब फिर से वही है H/√2me। मैंने पहले इकट्ठे किए हैं बेटा ये सारे क्वेश्चन 2me के ऊपर बेस्ड। अब हमें रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्या सेम है बेटा, लैम्डा सेम है। क्या सेम है, लैम्डा हैज सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर लैम्डा सेम है तो me बराबर होगा ना दोनों का, किस किस का, प्रोटॉन प्रोटॉन, अल्फा अल्फा। हमें किसकी रेशो चाहिए, प्रोटॉन एंड अल्फा। तो प्रोटॉन को इधर रखो, अल्फा को इधर ले आओ। ये आ गया मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ प्रोटॉन। कितनी रेशो आ गई, 4 आ गई, तो 4:1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 1:4 भी है, तो आंसर आपको ध्यान से मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्या कह रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अब तीनों पार्टिकल को कंपेयर कर दिया, हैव सेम एनर्जी। एनर्जी सेम है तो एनर्जी सेम है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। किसका मास सबसे ज्यादा होता है, अल्फा का, फिर कम प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, और सबसे कम अल्फा की। तो क्या रिलेशन आ जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन बन गया। ये सेम फिर से आया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है सेम एनर्जी, वेवलेंथ की रेशो सेम आएगा बेटा। तो अल्फा, ये सेकंड ऑप्शन, सेम टू सेम। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम। ये 24 में, ये 23 में, ठीक है। डाटा भी चेंज नहीं किया। यहां पर देखिए ये एक क्वेश्चन बढ़िया है, पेपर में थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट हो सकती है।
क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अल्फा एंड प्रोटॉन आर गिवन, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन अल्फा एंड प्रोटॉन कंपेयर कर। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है बेटा। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं सबसे पहले वेवलेंथ लिखूंगा इलेक्ट्रॉन की, क्या आएगा, h/√2 me। एक कॉमन मास ले लेते हैं आपका प्रोटॉन का, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन बाय 1836। एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की बेटा, 4k 4। तो अब अगर हम देखें तो मैं बाकी सारी चीजें कॉमन रख लूंगा, ऊपर ले जाऊंगा 1836, नीचे क्या आएगा 4, बाकी सब क्या रहेगा 2 MPK, ये सेम रह गया बेटा। है अपने पास जगह तो ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं थी इसको। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ये 1836 नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा, 4 इधर था, तो ये क्या बच गया ऐसे। अब अगर मैं नेक्स्ट लिखूं अल्फा के लिए, अल्फा के लिए बेटा 2 टाइम्स मास कितना होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी कितनी है 2k, तो ये बाहर क्या आएगा √8, बाकी सब क्या रह गया अंदर सेम। ये √8 किसका आया, 4 मास का, 2 एनर्जी का। फिर अगर हम देखें प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, मास भी 2 MP और एनर्जी भी क्या दे रखी है प्रोटॉन की k। तो अब आप देख सकते हैं किसके लिए सबसे ज्यादा है बेटा, अब देखिए ऊपर 1836 है तो ये सबसे ज्यादा होगी, इससे कम प्रोटॉन की, इससे कम अल्फा पार्ट। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो क्या आ जाएगा EP अल्फा, EP अल्फा, तो इसमें भी हमारे पास क्या बन जाएगा सेम। यहां भी क्या था अल्फा PE, यहां भी वही है, बस यहां एनर्जी सेम नहीं थी, इसलिए हमें एक बार चेक करना पड़ गया बेटा, एक बार चेक करना पड़ गया, क्योंकि अगर यहाँ k दे दे और यहाँ 4k तो ये बराबर भी हो सकते थे और बराबर वाली ऑप्शन भी है, तो इसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या कह रहा है, लैम्डा एंड k आर द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल की बात हो रही है, ऑफ कांस्टेंट मास। डी दो रिलेशन क्या होगा, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, मास सेम है बेटा, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√k, तो लैम्डा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/k, तो मैं कह सकता हूं 1/k इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि y एक्सिस पे 1/k है और x एक्सिस पे लैम्डा है, तो ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला बेटा। तो क्या आंसर बन जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। इसके ऊपर मैं जल्द ही ग्राफ का एक शॉर्ट भी अपलोड करने वाला हूं कि अगर कौन कौन चाहता है कि मैं ये पुट करूं कि अगर ये n की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ग्राफ कैसा होगा, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो कैसा होगा। 5/2, 7/2 ये ग्रेटर देन 1 है बेटा, 2/7, 2/5, 2/3 इनके लिए ग्राफ कैसा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से आपको ये शॉर्ट दूं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आ गया फिर से 2026 का 2026 का ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा, कहता है पार्टिकल हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज मास एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले किसके क्वेश्चन थे, डायरेक्ट एनर्जी के, अब पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है बेटा। वेवलेंथ एसोसिएटेड कितनी होगी, वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है बेटा, वेवलेंथ होती है h/√2m²v। तो यहां पर अब आपकी मेहनत लगने वाली है बेटा, h की वैल्यू 6.6 -34, यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे 2, मास कितना है 6 × 10⁻⁻27, चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁻19, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना है 1.21। मेरा साथ देंगे, पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। ये ऐसे क्वेश्चन दिखा देते हैं बच्चे, कई बार कहते हैं कि सर क्वेश्चन दिखता रहना चाहिए। 2, 6, 12, तो 6 को अगर मैं यहां पर
2 × 3 लिख दूं, क्या लिख दूं बेटा, 6 को मैं यहां पर 2 × 3 लिख दूं, तो 2 बाहर आ गया, 1 3 ये था, 1 3 ये था, बाहर आ गया, ये 1.21 1.11 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 10 की पावर -27 -19 46, तो वो भी रूट ले लेंगे तो -23 आ गया ना सब कुछ बाहर रूट से। इस तरीके से डाटा एडजस्ट करके आपको दिया गया है। अब अगर आप देखें तो ये 6 × 1.1 6.6, ये भी कट गया, तो पावर कितनी आ गई बेटा, -11। हमें किस में चाहिए, 12 में, तो ये आएगा 10 × 10⁻⁻12। तो आप देख सकते हैं क्या आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, तो जो डाटा है ये इस तरीके से सेट करके दिया गया है कि आप इसे सॉल्व कर पाए। अब जो बच्चा इसे पहले छोड़ देगा, यार डाटा दे रखा है लेंथी हो सकता है, तो हो सकता है वो ये स्किप कर दे, जो थोड़ी सी हिम्मत करके करेगा वो इसे कर भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय पोटेंशियल, दिस रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है बेटा, 2m⁴ पे, तो तीनों पे डिपेंड करती है। किसकी रेशो निकालनी है, प्रोटॉन एंड अल्फा। तो ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑन अल्फा, पोटेंशियल ऑफ अल्फा, ये पोटेंशियल है बेटा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन। मास की रेशो बेटा ये कितनी आएगी, 4 आएगी, चार्ज की रेशो 2 आएगी, और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्रोटॉन का कितना है, 2, और अल्फा का कितना है, 4। तो ये क्या बच गया बेटा, 2। तो क्या बाहर आ गया, इस 4 का 2 और इन 2 का भी 2, तो रेशो क्या बच गई, 4:1। तो क्या आंसर बचेगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। बस 10-12 क्वेश्चन और हैं, लास्ट वाले जो क्वेश्चन है इसके 2-3 जबरदस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बेटा अगर आप स्किप कर रहे हैं तो लास्ट के क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट विद सेम पोटेंशियल। अल्फा और प्रोटॉन क्या सेम है, पोटेंशियल। तो बेटा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, 2m⁴v, v सेम है, तो मैं किस किस की रेशो निकाल रहा हूं, अल्फा बाय प्रोटॉन। तो ऊपर मास किसका आएगा, प्रोटॉन का, चार्ज प्रोटॉन का, मास नीचे अल्फा का, चार्ज अल्फा का। अगर आप देखें तो ये रेशियो कितनी है, 1/4, ये 1/2, तो क्या आ गई बेटा, 1/8। तो यहां m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या कह रहे हैं यहां पर, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v1 हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। ओके, when potential difference is changed to v2, de Broglie wavelength increases by this the value। तो अब जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो 1/√v के ऊपर डिपेंड करती है। तो λ2/λ1 किसके बराबर आएगा, ये √v था, यहां √v1/v2। λ2 कितना दिया है, इंक्रीज बाय मतलब बढ़ा दिया गया इतना, तो ये हो गया 3/2 λ1। तो यहां पर जब इनकी रेशो लिखोगे तो क्या आ गई, 3/2। ये आ गया v1/v2, स्क्वायर कर दो तो 9/4 v1/v2। तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, धीरे धीरे अब लेवल बढ़ता जाएगा इन क्वेश्चंस का। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, दिस हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ दिस। इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज टू दिस, ये जो वोल्टेज है, ये वाला क्वेश्चन भी नीट PYQ में से ही है। किसी बच्चे ने मुझे कमेंट करके बोला भी था कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया वहां, तो यहां पर वो ध्यान दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, भूल जाओ, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। एक्सेलरेटेड बाय दिस पोटेंशियल, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितनी गिवन है, 20 किलो। दूसरे केस में कितनी है, इंक्रीज्ड 2 है, बाय नहीं है बेटा, फाइनल वैल्यू है इंक्रीज्ड टू 40 किलो। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बेटा अगर आप देखें तो वो पोटेंशियल के इनवर्स होता है बेटा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, तो क्या बनेगा, V2 नीचे आएगा 40 किलो वोल्ट और ये ऊपर V2, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, H इज प्रोपोर्शनल टू
लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू एम क्यू वी। सेम चार्ज है इलेक्ट्रॉनिक, तो मास और चार्ज सेम है, तो लैम्डा इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी है। तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 1/2 बेटा, तो लैम्डा 1/√2 हो जाएगा। ओके, तो क्या आंसर बनेगा? फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ फोटोन। यहां क्या आ गया बेटा? फोटोन आ गया। तो जब ये फोटोन आ जाए तो दिमाग को अलर्ट करना है बेटा। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, फोटोन एक एनर्जी है सिर्फ। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 25%। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 1/4 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, 25% यानी कि 1/4 है। देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फोटोन। ये रिजल्ट आपको याद रखना है बेटा, नोट्स में वन शॉट वीडियो जो हमने रिकॉर्ड करी थी उसमें ये रिजल्ट आपको बताया गया है। दोनों की क्या सेम है बेटा? वेवलेंथ सेम है। अगर वेवलेंथ सेम होगी तो दोनों के मोमेंटम सेम होंगे बेटा, दोनों के मोमेंटम सेम होंगे। क्लियर है? दोनों के मोमेंटम। बट एनर्जी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है 12p²/m या फिर 1/2 PE/V। जो हमारे पास फोटोन होता है, फोटोन की जो एनर्जी होती है, ये हमने स्पेशली इसलिए मेंशन भी किया था, ये होती है P/C बेटा। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा V/2C। क्योंकि ये जो मोमेंटम है ये कट जाएगा तो V/2C बचेगा बेटा। ये रिजल्ट हमने अपनी वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें भी बताया था, और ये यहां पर यूज भी हो रहा है बेटा। तो ये क्या होगा? सीधा सीधा V कितना है? 1/4C, ये 2C कट गया तो ये कितना आएगा बेटा? 1/8 आएगा। क्या आंसर आएगा? 1/8 आएगा। ऑप्शन में 8/1 भी है, ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन भी देखिए। अब जिन्होंने नीट PYQ देखे हैं ये उसमें भी आ रखा है और 2025 में ही आया हुआ है। पहले ये जेई मेन में आया 2025 में, फिर ये नीट 2025 में, दोनों में ये सेम क्वेश्चन आ गया बेटा। क्लियर है? तो क्या कह रहा है ये, ध्यान देंगे। अ प्रोटॉन ऑफ मास m हैज एनर्जी एज दैट ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। तो यहां पर भी क्या है बेटा? फोटोन। अलर्ट रहना है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोटोन की एनर्जी के बराबर है। कितनी है? E है। क्योंकि ऑप्शन में E दिया हुआ है, इसने वो मिस कर दिया बेटा। प्रोटॉन इज मूविंग, प्रोटॉन है यहां पर, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की जगह क्या है? प्रोटॉन है बेटा। क्या है बेटा? प्रोटॉन है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, द प्रोटॉन इज मूविंग एट नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। इसका क्या मतलब है? रिलेटिविस्टिक स्पीड होती है जब मास भी वेलोसिटी के साथ वेरी हो। रिलेटिविस्टिक अप्रोच होती है जब स्पीड इज वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट एंड मास इज ऑल्सो गेटिंग चेंज विद स्पीड। स्पीड के साथ मास चेंज हो। जब ये नॉन बोल दिया तो मास कांस्टेंट है, स्पीड के साथ नहीं चेंज होगा। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेशो बतानी है। रेशो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ फोटोन के साथ एनर्जी सेम है, तो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? h/रूट। अच्छा, ठीक है। इसकी होती है बेटा ये, प्रोटॉन की क्या होगी? h/√2me होगी। और फोटोन की क्या होती है बेटा? hc/e होती है। तो E ऊपर चला जाएगा, hc नीचे आ। क्या ये बात समझ में आई? दोनों का फॉर्मूला अलग है एनर्जी के रिस्पेक्ट में, वे फोटोन के लिए सेम रहता है। अब अगर आप देखें तो H से H कट जाएगा बेटा, 1/c बाहर आ गया।
इस ई को रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या था 2mb, तो एक ई से ही कट गया बेटा, तो ये क्या बचा e/2m। ओके, आप चेक कर सकते हैं 2025 नीट में भी ये क्वेश्चन है, बस उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया था, यहां प्रोटॉन है बेटा। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। ये टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड भी एक क्वेश्चन है बेटा। डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे डिपेंड कर रही थी टेम्परेचर पे, PMKBT। ओके, तो टेम्परेचर के साथ λ2/λ1, तो ये आएगा T1/T2। तो T2 कितना है 600, T1 कितना है 300, तो ये आ जाएगा 1/√2। तो λ2 कितना आएगा बेटा, λ1 /√2। तो क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, उम्मीद है अभी तक आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे बेटा। कोई भी सजेशन हो या फिर आपको वीडियो कैसे लग रही है, ये अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब आते हैं थोड़े से टफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन काफी कम बच्चे पहली बार में कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे डाउट लेकर आते हैं। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज ऑर्बिटल रेडियस, वही 0.53 एंगस्ट्रॉम, while that of in third excited state, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 4, रेडियस दे दिया बेटा। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। अब हो सकता है बच्चा इसमें उलझ के रह जाए कि भाई इन रेडियस का क्या करें। अरे भाई कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या बताया था, 2πr n लैम्डा, और r क्या होता है r0 n², तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n। तो रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इन एक्साइटेड स्टेट डिवाइड बाय इन ग्राउंड स्टेट, तो ये किसके ऊपर होगा, n इक्वल टू 4, ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आ गया 4:1। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n। फोर्थ स्टेट में n 4 है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में n 4 है, और ग्राउंड स्टेट में n कितना है 1, बस आ गया आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी नीट में ऑलरेडी आ चुका है एक बार बेटा, इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन बैंक सिमिलर है। जेई एस्पिरेंट करें चाहे नीट एस्पिरेंट, दोनों को सेम टाइप के क्वेश्चन ही दिखाई देते हैं, बस जेई में थोड़े से टफ ज्यादा है, नीट में थोड़े से थ्योरेटिकल ज्यादा है, उस तरीके से चलता है बेटा। बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है बेटा, v0 i कैप, फील्ड दे दिया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चार्ज इनटू फील्ड डिवाइड बाय मास। चार्ज कितना है -e, फील्ड कितना है -E0 k कैप डिवाइड बाय मास, तो ये क्या आ गया बेटा E0/m k कैप। तो t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी, t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी के लिए u लिख लेता हूं बेटा, ठीक है, थोड़ा जिस तरीके से हम लोग अभी तक सॉल्व करते आए हैं। तो ये v वेक्टर किसके बराबर होगा, ये होगा v0 i कैप प्लस ये आ गया E0/m t आ गया साथ में k कैप। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें वेवलेंथ लिखनी है। पहले वेवलेंथ कितनी थी h/mv0, बाद में कितनी होगी h/mv। तो अगर मैं यहां से v0 बाहर निकाल लूं बेटा, क्योंकि मुझे v0 तो चाहिए ही डिवाइड करने के लिए, तो मैं यहां पर E0/mv0t लिख सकता हूं। मुझे अब इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगी, v0 बाहर आ गया, अंदर i है तो 1 का स्क्वायर 1, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर बेटा। तो अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए h/mv0, और ये रूट में बड़ी सी वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर कर देंगे बेटा यहां पर, तो e² t²/m² तो ये हमारे पास, अब आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं बेटा, ये λ0, ये वैल्यू क्या बन गई λ0 डिवाइड बाय ये बड़ी सी वैल्यू e² t²/m²v0²। तो आप देख सकते हैं कौन सा है, जूम करके दिखाऊं तो ये ऑप्शन हमारे पास है बन रहा है, ठीक है, समझे। तो ये हमारे पास बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक्सीलेंट,
वीडियो को पॉज करिए बेटा यहां पर और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। क्या कह रहा है? वी नॉट है, वहां फील्ड की जगह क्या दे दिया? मैग्नेटिक फील्ड दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, बाकी सब सेम है। अब अगर आप देखें तो ये वी नॉट है आई कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक। परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। जब ये सर्कुलर पाथ में घूमता है तो वन शॉट वीडियो में बार बार ये कहा गया था कि स्पीड रिमेन सेम, स्पीड रिमेन सेम। बार बार कहा गया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल कैसे भी मैग्नेटिक फील्ड में हो, किसी एंगल पे परपेंडिकुलर कैसे भी हो, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो स्पीड क्या रहती है? सेम रहती है। अगर स्पीड सेम रहेगी बेटा तो वेवलेंथ भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह यहां पर भी ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दिए हैं। बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन करके चला गया और उसमें पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड का, हो गया गड़बड़। तो बच्चा सोचेगा इनमें से कोई आएगा, बट यहां तो एक सुंदर सा आंसर पड़ा है। इसमें भी ये सुंदर सा आंसर दिया गया था, समझ रहे हो? ये दोनों क्वेश्चन एक साथ बनाए गए हैं। ओके, ये आया जैन में और ये आया अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब ये देखिए, इसकी ऑप्शन देख के भी बच्चे का मन घबराता है, वो छोड़ने की कोशिश करता है, बट ऐसा नहीं करना। और लास्ट क्वेश्चन तो खतरनाक है, सोच ही नहीं पाओगे कैसे करना है। तो लास्ट क्वेश्चन जरूर देखना है, ये सेकंड लास्ट है बेटा। फोटो इमिसिव सब्सटेंस इज इलिमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आई सो दैट इट रिलीज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? एनर्जी एमिशन। और ये क्या है? इलिमिनेटेड बाय दिस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दी बेटा। वो कितनी दे दी? लैम्डा नॉट। ये बन गया बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या होगा? ये होता है h बाय रूट 2m ई क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी बेटा। एच सी बाय लैम्डा आई, एच सी बाय लैम्डा नॉट। बस इसमें से h को अंदर ले जाओ तो ये एच स्क्वायर, नीचे ये एच सी कॉमन आ गया, 1 बाय लैम्डा आई माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट बेटा। क्या ये बात समझ में आई आपको? h से एक h कैंसिल, तो क्या बच गया बेटा यहां? h बाय रूट 2mc 1 बाय लैम्डा आई माइनस 1 बाय लैम्डा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? तो क्या आंसर बन जाएगा? फर्स्ट। ओके, तो देखिए बेटा, विद इन टाइम लिमिट 1 आवर 57 मिनट हुए हैं। 1-2 मिनट में ये क्वेश्चन खत्म कर देंगे तो 2 घंटे में ये हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं 70 क्वेश्चन फ्रॉम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो क्या कहता है? एनर्जी एंड मोमेंटम का ये क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, कहीं इसका सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से ही बाहर है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, बट फिर भी ये जेई मेन में दिया गया, नीट में भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसको हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से बाय यूजिंग यूनिट एंड डायमेंशन। अगर आप ध्यान से देखें तो ई एनर्जी है बेटा। एनर्जी पी और सी की टर्म में क्या होती है? पी इंटू सी, फोटोन के लिए। और एनर्जी अगर हम आइंस्टाइन की इक्वेशन से देखें तो ये होती है एम सी स्क्वायर। यस और नो? तो किस में ये डायमेंशनली मैच कर रहा है? अगर मैं यहां स्क्वायर कर दूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अगर मैं यहां स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एम सी स्क्वायर सी की पावर 4। तो यहां स्क्वायर है तो ये किसके बराबर होना चाहिए? पी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है, ये है, बट यहां सी की पावर 4 नहीं है। यहां सी की पावर 4 है, यहां पी की पावर 4 स्क्वायर नहीं है, तो क्या बनेगा? पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये किससे करना था बेटा? यूनिट एंड डायमेंशन से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, बाय यूडीई, यूनिट डायमेंशनल एरर कंसेप्ट। क्या ये बात समझ रहे हैं बेटा?
तो इसी क्वेश्चन के साथ ये जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली की जब मॉडर्न फिजिक्स के डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की जेई मेन के पीवाईक्यू की डिस्कशन खत्म होती है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जो नेक्स्ट चैप्टर आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।